नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अब हमारे साथ वर्धा संस्थान में लगभग 5 वर्षों से जुड़े हुए हिंदी के बहुत ही अच्छे अध्यापक अतीक जी हैं, जो वो आपको हिंदी अब यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे और इनसे आप हिंदी का लाभ ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है सर। नमस्कार साथियों, वर्धा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार या वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे और उसको पूरा बढ़िया से डिटेल में उसकी हर एक एक चीज़ हम जो है आपको बताएंगे और उसको समझाएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो वर्ण जो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? सबसे पहली बात है वर्ण क्या है। तो वर्ण एक ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। हम लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो वर्णों के अनुसार करते हैं, यानी कि ध्वनि के अनुसार करते हैं। तो इसलिए वर्ण की जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो हमारी क्या है? वर्ण है। भाषा जानते हैं आप सब लोग की भाषा हमारी 3 प्रकार की होती हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। उस भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं जिन अक्षरों का या जिन शब्दों का, वो शब्द हमारे कहाँ से बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। और इन्हीं वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझे। इसके बाद हम जानते हैं कि वर्ण जो होते हैं, ये वर्ण कहाँ से बनते हैं। तो वर्ण के उच्चारित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमाला। वर्णों के उच्चारित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो आज हम लोग इस वर्णमाला के विषय में बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे कि वर्णमाला क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कैसे हम इसको मतलब कर सकते हैं। तो हम उसको पूरी अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे हर एक चीज़। तो वर्णमाला, वर्णमाला को हिंदी में 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। हम स्वर के विषय में जानते हैं, हमेशा से बचपन से लेकर पढ़े हैं। स्वर व्यंजन जो भी होते हैं, मतलब अक्षर जो होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ते हैं कि स्वर हमारे क्या होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी से आ से लेकर ज्ञा आह तक पढ़ते हैं और व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक पढ़ते हैं। लेकिन स्वर जो होते हैं, ये इनको कितने भागों में बांटा गया, ये कितने स्वर होते हैं, ये सब संख्याओं पे प्रश्न ज़्यादा आता है। तो जो स्वर होता है, स्वर जो होता है, इसको जो है ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। पहले तो इसकी परिभाषा समझो कि स्वर क्या है। तो स्वर एक अपने आप में स्वतंत्र होता है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे या अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। अच्छा, व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके उच्चारण में व्यंजन का सहयोग रहता है, स्वर का सहयोग रहता है व्यंजन के उच्चारण में। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि स्वर क्या है और ये इनको कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार के हमारे वो होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे स्वर अक्षर। बहुत आराम से समझिएगा। स्वर, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं इनकी संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। अच्छा, हम लोग जो पढ़ते हैं तो अंग और आह भी पढ़ते हैं, यानी कि 11 अक्षर हमारे कहाँ से होते हैं? 11 अक्षर आ से औ तक। कहाँ तक? 11 अक्षर जो हमारे माने गए हैं वो आ से औ तक अक्षर पढ़ते हैं। तो हमारे 11 अक्षर होते हैं। लेकिन हमने बचपन से पढ़ा है कि इसमें 2 अक्षर और सम्मिलित होते हैं। एक होता है अंग और एक होता है आह। क्या होता है? एक अंग और एक आह। ये अंग आह को हमारे जो मुख्य रूप से जो 11 क्या नाम स्वर की संख्या जो मानी गई कि मुख्य रूप से 11 क्या कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसमें इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, मुख्य में इसको सम्मिलित नहीं किया गया। क्यों नहीं सम्मिलित किया? क्योंकि ये दोनों अक्षर जो हैं ये अयोग वाह होते हैं।
अयोग वाह। हिंदी की जो वर्णमाला में है, मतलब कि स्वरों में केवल 2 ही अंग आह सम्मिलित किए गए हैं। वैसे जो कुल अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक तो अंग आह ये होते हैं, दूसरा आपका ये अनुनासिक वर्ण होता है, तीसरा आपका ये आगत ध्वनि वाला अक्षर हो जाता है। तो कुल अगर पूछता है तो ये 4 हो जाते हैं। लेकिन हिंदी में जो स्वर होते हैं, स्वरों में केवल ये 2 ही अंग और आह सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वर में आपको ये दोनों सम्मिलित करने होंगे, ठीक है। तब इनकी संख्या हो जाएगी +2 बढ़ा देंगे तो 13 हो जाएगी। कब बढ़ा देंगे? जब कुल पूछा जाए। जब क्या पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब हम कितने लिखेंगे? 13 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? मुख्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। यानी कि 2 अक्षरीय अयोग वाह के हमारे सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक। अयोग वाह की संख्या हमने बताया कितनी होती है? 4। अयोग वाह का मतलब होता है आयोग, क्योंकि ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन में होते हैं, ये बीच में रखे जाते हैं, ठीक। इसलिए इनको अयोग वाह कहा जाता है। अब एक प्रश्न और यहीं पे आता है संख्याओं से, क्योंकि अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आए कि मात्रा के अनुसार, यानी कि मात्राओं के अनुसार स्वर अक्षरों की संख्या कितनी होती है, मात्राओं के अनुसार, तो मात्राओं के अनुसार स्वर अक्षरों की संख्या केवल 10 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 10 मात्रा के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मात्रा के अनुसार अगर पूछता है कि मात्राओं के अनुसार स्वर अक्षरों की संख्या कितनी है, तो 10 है। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इन स्वर अक्षरों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर अक्षर जो होते हैं इनको कई भाग बता दिए गए हैं, तो ये कितने भागों में इनको बांटा गया है रचना के आधार पर, ये जो है स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिए, स्वर अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? अब आप देखिएगा। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है। स्वर के भेद अगर पूछता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं या स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कितने भागों में बांटाएंगे? इन 3 भागों में बांटेंगे। इनके नाम यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब है छोटा या लघु कहेंगे, ठीक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक, मतलब बड़ा, बिग, ह्रस्व की अपेक्षा बड़ा, ठीक। ये दीर्घ माने बड़ा होता है, ज्यादा कह सकते हैं ध्वनि। प्लुत का मतलब होता है तिगुना, मतलब दीर्घ से भी बड़ा। तो इसकी परिभाषा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर की, जैसे इस प्रकार से पूछे कि उन स्वर अक्षरों को क्या कहा जाता है जिनके उच्चारण में समय कम खर्च होता है, ठीक है। समय का टाइम बड़े छोटे होंगे तो बोलने में कम समय लगेगा ना, कुछ ज़्यादा मात्राओं का इसका प्रयोग नहीं होगा, तो उसे ह्रस्व कहते हैं या लघु कहते हैं, चल ठीक है। तो इनके उच्चारण में हमारा जो समय होता है वो कम खर्च होता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या केवल 4 मानी गई है। कौन सी? एक होता है छोटा आ, एक होती है छोटी ई, एक होता है छोटा ऊ और एक होता है री। ये मुख्य रूप से 4 अक्षर माने गए हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कह सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक अक्षर और भी है जिसे लिरी बोलते हैं, ये लिरी। इसको मुख्य में शामिल नहीं किया गया, लेकिन संस्कृत का होता है इसलिए इसको मतलब छोटा ही रखते हैं, ह्रस्व में ही इसको सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये 5 अक्षर है। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से यह ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप ये कितने लगाएंगे? 4 ही लगाएंगे, इसको लिरी को शामिल नहीं करेंगे। कुल में अगर पूछता है तो आप इसको सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये 4 अक्षर होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा और ऋढ़। इन्हीं 4 अक्षरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे
मूल स्वरों की संख्या कितनी है या कौन कौन से हैं, तो अब छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋढ़ 4 अक्षर होते हैं जो मूल स्वर में आते हैं। ठीक, और ये भी नाम होते हैं, इनका क्या मतलब ध्यान रखिएगा कि मूल स्वर भी कहे जाते हैं और इन्हीं को हर्ष स्वर भी कहा जाता है। चलिए, इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा, तो आ का बड़ा अक्षर क्या बन जाएगा, बड़ा आ। छोटी की बड़ी क्या बन जाएगा, बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, ध्यान देंगे। फिर इसके अलावा ये तो 4 अक्षर हो ही गए, इसके अलावा और भी अक्षर होते हैं। एक ए होता है, एक आय होता है, एक ओ होता है। ठीक, एक क्या होता है, इधर इधर लिख देना है, आय, एक होता है ओ और एक होता है औ। ठीक, ये अक्षर होते हैं 7 अक्षर जो हमारे दीर्घ स्वर में सम्मिलित किए गए हैं। अब दीर्घ माने हमने भी अभी आपको बताया कि हर्ष स्वर की अपेक्षा इसमें दुगना समय लगता है। जितना समय हर्ष के अक्षर को बोलने में लगता है उससे दुगना समय हमें दीर्घ अक्षर के उच्चारण में लगता है। यही इसकी परिभाषा हो जाती है। अब दुगना क्यों होता है, दुगना इसलिए हो जाता है क्योंकि इन अक्षरों के उच्चारण में दो दो अक्षर सम्मिलित हैं, यानी कि हर इसमें जो है डबल अक्षरों का संयोग हुआ है, यानी कि योग हुआ है, इस अक्षर से बना हुआ है। तो कौन कौन सा योग है अभी आपको इसमें बता देते हैं कि किसमें कौन सा अक्षर सम्मिलित है या संयोग हुआ है। तो बड़ा अक्षर जब क्या कहते हैं बोलते हैं तो इसमें 2 अक्षर हैं, एक छोटा और प्लस छोटा, यानी कि छोटा और छोटा मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। ठीक, ऐसे ही बड़ी ई में क्या होगा, एक छोटी ई और प्लस छोटी ई, बड़ी बन जाता है। और बड़ा ऊ में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, समान अक्षर हैं, इसलिए ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर, यानी मुख्य रूप से दीर्घ स्वर ये बोले जाते हैं। इसके बाद आपका ए आया। अब ए में क्या होता है, ए अक्षर के योग में आपको एक तो छोटा मिलेगा प्लस एक मिलेगा आपको छोटी ई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ समान नहीं है, यहाँ पर छोटा और छोटी दोनों मिलकर बन जाते हैं ए। ठीक, ऐसे ए को बनने में क्या होगा, एक तो छोटा और प्लस, ए उधर नहीं हो रहा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा, ये एक ये ए और ये ओ और ये आओ। ठीक, ये 4। तो देखो आय को बनाने में हम क्या लिखेंगे, एक तो छोटा सम्मिलित हो जाएगा और प्लस दूसरा अक्षर जो होगा वो आपका ये ए उठ के आ जाएगा यहाँ पर ए। ठीक, तो आय के बनाने में क्या होता है, आ और ए का योग होता है, प्लस ओ को बनाने में क्या होगा, छोटा आ और प्लस छोटा ओ का योग हो जाता है, ये बन जाए। ओ को बनाने में छोटा आ और प्लस ओ का प्रयोग हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे आप देख रहे हो यहाँ तक कि यहाँ से और यहाँ तक तो आपको एक समान दोनों तरफ अक्षर मिलते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर ये पूरा जो है ये अक्षर आपके क्या हो जाते हैं, दोनों तरफ भिन्न भिन्न अक्षर मिलते हैं। एक तो आ तो कॉमन रहता है, वो तो होगा ही, लेकिन दूसरा अक्षर सब में भिन्न है। जब भिन्न अक्षर एक दूसरे से संयोग होकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो वहाँ पर एक नया नाम आ जाता है। तो इन चारों का एक नया नाम है जिसे बोलते हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त स्वर। सॉरी, तो ए आय और ओ औ को हम क्या नाम दिए हैं, संयुक्त स्वर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, संयुक्त स्वर। किसे कहते हैं संयुक्त स्वर, इन 4 अक्षरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ए को कहा जाता है, ओ को कहा जाता है, औ को कहा जाता है और ओ को कहा जाता है और औ को कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 हो जाती है। अगर इन चारों अक्षरों में आपको पूछा है कि ए किन अक्षरों के योग से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए आ और ए के, या ए किस अक्षर के योग से बनता है तो आ और ई के, ओ किन अक्षरों के योग से बनता है तो आ और ओ के, औ किन अक्षरों के योग से बनता है तो आ और ओ, आओ। ठीक है, आ और ओ, सॉरी, आ और ओ के योग से औ बन जाता है। तो इतनी चीज ध्यान आई आपको। ठीक, अब तीसरा देखते हैं हमारा क्या है, पुलित स्वर।
संयुक्त स्वर ध्यान रखिएगा, अभी बताया हमने 4 होती है संयुक्त स्वर की संख्या, ए आए ओ औ जो हमने पढ़ा है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में कुछ नहीं है, प्लुत स्वर में ध्यान रखिए कि हर्ष स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय खर्च होता है। इसके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय खर्च होता है। कौन सा अक्षर होता है इसमें प्लुत में? तो प्लुत में एक अक्षर होता है जो 3 की तरह बना होता है इस तरीके से, यही एक प्लुत अक्षर कहलाता है। और इस अक्षर का एक नाम दिया है त्रिमात्रिक, इसको त्रिमात्रिक भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है ओम। आपने ओम पढ़ा होगा, तो उसमें ये बीच में बना होता है, ये इस तरीके से 3 की तरह। संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा मिल जाता है ये। तो ये ओम जो है यहाँ पर मिलता है, जैसे बोलते नहीं है ओम को, तो ओम बोलने में हमें ज़्यादा जो है समय लगता है, ज़्यादातर बोलते हैं ओम करके थोड़ा देर तक। तो ये इसी वजह से, तो क्योंकि यहाँ पर ये त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर यहाँ पे लगा रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक, या इसे इसका उदाहरण क्या है? ओम। इसे प्लुत स्वर भी कहते हैं, एग्जाम्पल। तो ये आपके हो गए स्वर के भेद, है ना। स्वर के भेद हमने पढ़ लिए कि 3 प्रकार के हमारे स्वर के भेद हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका उच्चारण। तो देखिए स्वर अक्षरों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान तो कितने प्रकार के होते हैं स्वर हमारे? तो देखिए स्वर क्या कहते हैं, स्वर अक्षरों का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये प्रकारों में बांटा गया है, तो ये 6 प्रकारों में बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर से प्रश्न पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर अक्षरों की संख्या 6 प्रकार बांटे गए, 6 प्रकार में। तो पहला क्या होता है? पहला होता है आ और आ। दूसरा क्या होता है? ई। तीसरा अक्षर क्या होता है? ऊ। चौथा ए आए। पांचवा ओ आओ। छठा री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपके कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। अब यहाँ पर हमने अक्षर को बांट दिया 6 प्रकार में, लेकिन अब हमें इसका उच्चारण स्थान देखना। तो उच्चारण स्थान हम इधर लिखेंगे। जैसे छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो हम आ जब बोलते हैं तो इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। यानी कि जब हम ध्वनि जो है कंठ पर भार जोर पड़ता है तब इसकी ध्वनि निकलती है आ। इस तरीके से, ना होठ का हिलना हो रहा है, ना जुबान का कहीं भी स्पर्श करना होता है। तो आ बोलने में हमारे कंठ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान हम मानेंगे कंठ। ठीक, ध्यान रखिएगा। ई जब ई बोलते हैं तो इसमें जीवा जो है वो तालु पर ज़्यादा स्पर्श, तालु से स्पर्श करा रही है, वहाँ उसके जो है सहयोग से इस अक्षर की ध्वनि निकलती है। तो इसलिए ई कहाँ से हो जाएगी? इसका उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। ऊ जब बोलते हैं तो ऊ का में ऊ के उच्चारण में हमारे होठों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, फिर ए आए को बोलने में देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरीके से ध्वनि निकल रही है। एक कंठ से ध्वनि निकल रही है, लेकिन जीवा जो है वो तालु से भी स्पर्श करा रही है। तो ए आए जो है हमारा इन दोनों के योग से बन जाएगा, इन दोनों को हम मिला देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ और तालु को दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो हम दोनों को मिलाकर एक ध्वनि बनाएंगे। क्या निकलता है उसको? कंठ तालव्य। तो ए ऐ के का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ और तालव्य दोनों से होता है, इसलिए इसका नाम कंठ तालव्य हो जाएगा। ओ औ जो बोलते हैं तो इसकी ध्वनि में क्या होता है? कंठ से तो ध्वनि निकल रही है, लेकिन होठों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये कंठ और होठ का मिला दिया जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है,
तो यहाँ पर ए ए में क्या हो गया, कंठ और तालु मिलकर बन गया तो कंठ तालव्य हो जाता है। ओ औ को मिलने में क्या होता है, कंठ और ओष्ठ का मिलना होता है तो कंठोष्ठ हो जाता है इस अक्षर की ध्वनि। और री जो होती है इसके बोलने में री 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 को बोलने में क्या होता है, जीवा जो है थोड़ी मोड़नी या घुमानी पड़ती है। तो इसलिए हमने बताया था जिस अक्षर के उच्चारण में जीवा जो है मोड़नी पड़े, थोड़ा सा पलटना पड़े तो उसको मूर्धन्य कहते हैं। तो री का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाता है, मूर्धन्य से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए उच्चारण स्थान। इसके आधार पर हमारे कितने भागों में बांटा गया, स्वरों को 6 भागों में बांटा गया। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए दूसरा जो प्रकार है इसका, मुख के अनुसार यानी मुख उच्चारण के अनुसार इसको बोलते हैं कि मुख उच्चारण के अनुसार मुख को कितना खोलना या किस अक्षर के उच्चारण में ज़्यादा मुंह खुलता है, किस में कम खुलता है। तो इसके आधार पर तो आप इसको कहते हो कि मुख के भाग के अनुसार या मुख के प्रयत्न के अनुसार जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख प्रयत्न के अनुसार स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे उच्चारण पूछा गया है तो यहाँ पे करिए कि उच्चारण प्रयत्न कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। मुख वैसे लिख लीजिए, यहाँ पे मुख भी कर लिए, मुख उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। ये ध्यान रखिएगा, मुख उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, मुख उच्चारण प्रयत्न के आधार पर यानी कि मुख को कितना खोलना या कितना बंद करना पड़े किस अक्षर के बोलने में, तो उसके आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 4 प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, सही से इसको नहीं आंसर इसका करके आते हैं। तो पहला इसका जो नाम है वो होता है विवृत, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विवृत। अब विवृत क्या होता है, तो विवृत सुनिए, विवृत उस अक्षर को कहते हैं जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। यानी कि स्वरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्यंजन की बात नहीं हो रही है। स्वर में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, ओपन हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसको विवृत कहते हैं। तो वो कौन सा अक्षर है, तो आप आज से औ तक पढ़ेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है बड़ा आ में। किस में खुलता है, बड़ा आ में, मतलब पूरा मुंह केवल एक ही अक्षर में खुलता है, बड़ा आ, बाकी किसी अक्षर में पूरा मुंह नहीं खुलता है। तो विवृत में केवल एक अक्षर आता है, बड़ा आ। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा होता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, अर्ध, अब विवृत माने क्या होता था कि पूरा मुंह खुलना। विवृत अभी हमने बताया कि विवृत के उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। और अर्ध विवृत में क्या हो जाएगा कि विवृत माने पूरा खुलना, अर्ध का मतलब आधा होता है, तो इसका मतलब कि इसके उच्चारण में मुख आधा खुलेगा। कितना खुलेगा, आधा। विवृत में पूरा खुलना, अर्ध लग गया तो मतलब आधा मुंह खुलना। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनके उच्चारण में, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुलता है। तो ध्यान दीजिए, केवल 3 अक्षर हैं, एक है छोटा आ और एक होता है अय और एक होता है औ। ठीक है, विवृत में हमारा पूरा मुंह खुलता है, उसमें कौन सा अक्षर आता है, केवल बड़ा आता है। अर्ध विवृत में आधा मुंह खुलता है, उसमें कौन से अक्षर आते हैं, छोटा आ, अय और औ। इसके बाद तीसरा समृत। अब समृत की क्या है, समृत परिभाषा समझिए। समृत उन अक्षरों को कहते हैं जिसके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। मुख बंद होने का मतलब यह है कि कोई उच्चारण प्रयत्न यानी कि कोई कोशिश ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है बोलने में, नॉर्मली जो है इस अक्षर की ध्वनि निकल जाती है, हमारे मुंह से उच्चरित हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं, तो इसमें आते हैं आपकी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, ध्यान रखिएगा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके अक्षर इसमें आते हैं। किसमें, समृत में। इसके बाद आपका आता है
चौथा, हमने आपको बताया ना अभी कि इसके संवृत में क्या होता है कि उच्चारण में मुख लगभग बंद हो रहा है। तो आप बोल के देखिए, छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो बोलने में आपके मुंह को ज़्यादा खोलना या बंद करना नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मली हल्का सा होता है। हमने लगभग लगा दिया इसीलिए कि मुख लगभग प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है किसी भी अक्षर के ज़्यादा बोलने में, नॉर्मली इस अक्षर की ध्वनि निकल जाती है। फिर चौथा आता है इसमें अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, ठीक। अर्ध संवृत में क्या होता है? अर्ध संवृत में, जैसे संवृत में हमने क्या बताया कि मुख लगभग बंद रहता है, तो अर्ध संवृत में क्या हो जाए कि आधा मुंह बंद रहेगा, पूरा मुंह नहीं, आधा मुंह बंद रहेगा। ऐसे ध्वनि उच्चारण में कौन से आते हैं? तो अर्ध संवृत में ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहता है उसको अर्ध संवृत कहते हैं। तो इसमें जो अक्षर आते हैं वो ए और ओ आ जाता है, ठीक। तो ये होता है आपका पूरा क्या कहते हैं मुख उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि विवृत, विवृत में बड़ा आता है, अर्ध विवृत जिसमें छोटा आ ए और औ आता है, संवृत जिसमें छोटी बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ऊ आता है, और अर्ध संवृत में ए और ओ आता है, केवल 2 अक्षर। तो ये इतने हो गए आपको, अभी आगे और भी है। अगला देखिएगा, अगली हेडिंग है कि जीवा के भाग के अनुसार, जीवा के 3 भाग होते हैं, एक अग्र होता है, एक पश्च होता है और एक मध्य होता है। तो यहाँ पर जीवा के भाग के अनुसार स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर लिख लो कि जीभ के भाग के अनुसार स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो जीव के भाग के अनुसार स्वर के भेद, यानी कि जीव के जो भाग है, अग्र है या पश्च है या मध्य है, इसके अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 भेद इसके होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। ये 3 भाग होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब ये तो पता चल गया कि जीवा के भाग के अनुसार हमें जो है, जीवा के भाग 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। इसके अनुसार जिस प्रकार से स्वर का उच्चारण होता है उसमें इनको रखा गया है। लेकिन वो कौन कौन से अक्षर हैं जो इसमें रखे गए हैं? अग्र में कौन सा आगे, पश्च में कौन आगे और मध्य में कौन आ जाते हैं? तो देखिए, आप बोलने से ही आपको लगता है कि जब आप बोलते हो छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, अब पहला अग्र की बात करते हैं। अग्र पहले लिखा है तो अग्र में बात करते हैं। अग्र के बोलने में जीवा का जो आगे का भाग होगा उसका प्रयोग ज़्यादा होगा। तो इसमें अक्षर आ जाता है आपका छोटी ई, बड़ी ई और दूसरा आ जाता है ए और आए। ये 4 अक्षर आते हैं आपके किसमें? अग्र स्वर में। फिर आ जाता है मध्य स्वर। मध्य स्वर के बोलने में आपको क्या लग रहा है कि जीवा का जो मध्य का भाग है, जो बीच का भाग है, उसका प्रयोग ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आ जब बोलते हो तो जीवा का बीच का भाग है, तो इसमें केवल आ जाता है आपका छोटा। छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं। छोटा आ के बोलने में आपके जीव का बीच का भाग जो है प्रयोग में आता है। तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब यह है कि ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में हमारे जीव का पिछला भाग, पीछे का भाग जो है ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम बोलते हैं पश्च स्वर। अब पश्च का मतलब है पीछे का, तो कौन से अक्षर हो जाएंगे? तो आ ई आप बोलते हो अग्र में, और जब उ बोलते हो तो जीव का पिछला भाग जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों। और ए तो अग्र में हो गया, और जब ओ और ओ आओ जब बोलते हो तो ये जीवा के पीछे का भाग प्रयोग होता है। तो इसमें 2-4 अक्षर इसमें भी आ जाते हैं।
ओ और औ। और एक अक्षर और आता है इसमें कि बड़ा आ को बोलने में भी आपका जीवा का पीछे का भाग प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपके अग्र स्वर में 4 अक्षर आते हैं, मध्य स्वर में 1 अक्षर आता है और पश्च स्वर में 5 अक्षर आ जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्वर का जो ये हमने बनाया है, जो पढ़ाया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम व्यंजन पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से व्यंजन भी आपको समझाएंगे। धन्यवाद।